हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा था और पारसी धर्म के बारे में पढ़ा था और इस तरीके से हम लोगों ने धर्म के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे कि मगध राज्य का उत्कर्ष किस तरीके से हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो बात करें मगध राज्य के उत्कर्ष की, तो मगध राज्य के उत्कर्ष की बात करने से पहले हमें ये बात करना है कि मगध 16 महाजनपदों में से एक था। और हमें पता है कि जब वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हमें जन देखने को मिल रहा था और यही जन धीरे धीरे आगे बढ़ के महाजनपद बन जाता है और महाजनपद हमें 16 मिलते हैं। 16 महाजनपदों में मगध का ही विकास क्यों हुआ, मगध का उत्कर्ष क्यों देखने को मिलता है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। तो मगध का विकास हमें इसलिए देखने को मिलता है कि मान लीजिए ये मगध है, इधर से गंगा नदी देखने को मिलती है, इधर से सोन नदी देखने को मिलती है, इधर से चंपा नदी देखने को मिलती है और इधर से विंध्याचल पहाड़ देखने को मिलता है और यहाँ पे मगध है। तो जो मगध है वह नदियों के बीचों बीच बसा हुआ है, नदियों के दोआब में बसा हुआ है और नदियों के दोआब में बसने के कारण यहाँ खेती अच्छी होती थी, कृषि अच्छी होती थी और जहाँ कृषि अच्छी होती होगी वहाँ टैक्स राजा को अच्छा मिलता होगा, कर अच्छा मिलता था और यहाँ राजा को कर अच्छा मिलता था तो यहाँ के राजा अपने सेना का विस्तार अच्छे तरीके से कर रहे थे, उनकी संपत्ति में वृद्धि हो रही थी। तो इस तरीके से भौगोलिक स्थिति यहाँ की मजबूत होने के कारण ही मगध का उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है। मगध के उत्कर्ष का यही सबसे बड़ा कारण है और यही मगध एक छोटे से बिहार में फैला हुआ हिस्सा धीरे धीरे मौर्य काल आते आते एक बहुत बड़ा साम्राज्य का रूप ले लेता है, बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। तो मगध के उत्कर्ष की बात करें तो मगध में हमें 5 राजवंशों का शासन देखने को मिलता है। तो चलिए उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो मगध है इसमें हमें 5 राजवंश देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है जो सबसे प्राचीन राजवंश है, उसकी स्थापना करने वाले बृहद्रथ हैं और इनके वंश की जानकारी नहीं मिलती है कि इनके वंश का नाम क्या है, लेकिन इतना हमें पता है कि सबसे प्राचीन वंश की जो स्थापना की थी उन्होंने बृहद्रथ ने किया था और इस समय यहाँ की राजधानी मगध की राजधानी गृहब्रज थी, राजगृह। आगे बात करें इसके बाद हर्यक वंश आते हैं जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी और इस समय यहाँ की राजधानी राजगृह थी। आगे है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी और इस समय इसकी राजधानी वैशाली होती है। उसके बाद नंद वंश आते हैं जिसकी स्थापना महापद्मनंद ने की थी और इस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और नंद वंश के ही जो अंतिम शासक होते हैं घनानंद, उसी को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से मार दिया जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती है और यही मौर्य वंश के काल में ही मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। और आज के इस वीडियो में मगध के उत्कर्ष में हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य वंश को देखेंगे। अब आगे हम मगध राज्य के उत्कर्ष में हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है सर? तो बात करें हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं वे बिंबिसार हैं। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु जिन्हें कुशिक भी कहा जाता था, इनके पुत्र उदयन और इनके पुत्र नागदशक। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की बिंबिसार की, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। तो इस वंश में पुत्र अपने पिता की हत्या कर रहा है, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो यहाँ से सवाल बनते हैं कि पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? तो हर्यक वंश को कहा जाता है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार हैं। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नागदशक थे। अब आगे बात करते हैं हम लोग हर्यक वंश के पहले शासक बिंबिसार की। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और इन्होंने इस वंश की स्थापना 544 BC की थी और इस समय मगध की राजधानी राजगृह थी। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बुद्धिस्ट फॉलोअर थे। और आगे बात करें तो बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं कि राजवेद जीवक का संबंध किस शासक से है? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार से।
अब आगे बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है मगध के उत्कर्ष में, मगध के विस्तार में। अब आपका सवाल होगा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि बिंबिसार ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जिससे मगध का विस्तार हो सके। उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। तो बिंबिसार की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह बहुत ही कुशल थी, बहुत ही अच्छी थी। उसने विदेश नीति का प्रयोग किया अपने राज्य और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। उसने विदेश नीति का प्रयोग किया और एक नीति का प्रयोग किया युद्ध नीति का। तो जो बिंबिसार था वह मगध के विस्तार के लिए दो नीतियों का प्रयोग किया, पहला तो युद्ध नीति और दूसरा विदेश नीति। युद्ध नीति का प्रयोग करके बिंबिसार ने अंग राज्य को हराकर मगध में मिला लिया। तो बिंदुसार ने अंग राज्य को जो मगध के नीचे है उसको उसने युद्ध नीति से जीत लिया और अपने राज्य मगध में मिला लिया। लेकिन बिंबिसार को यह पता था कि हम सभी राज्यों को हम जीत नहीं सकते हैं क्योंकि उसकी सेना उतनी मजबूत थी नहीं। तो वह दूसरे राज्यों से युद्ध नहीं करना चाहता था, वह युद्ध नीति को नहीं अपनाना चाहता था। लेकिन दूसरे राज्य मगध पे तो आक्रमण कर सकते थे। तो उसने अपने साम्राज्य को मजबूती देने के लिए, उसने मगध को मजबूती देने के लिए और मगध पे किसी और राज्य का आक्रमण ना हो इसके लिए उसने विदेश नीति अपनाया। विदेश नीति के माध्यम से उसने अच्छे संबंध बनाए दूसरे राज्यों से ताकि उसका राज्य मजबूत हो सके, उस पर किसी दूसरे राज्य का आक्रमण ना हो सके। तो इस तरीके से बिंबिसार ने विदेश नीति के जरिए अपने राज्य मगध को बहुत ही मजबूत कर लिया। इसलिए बिंबिसार का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है मगध के उत्कर्ष में, मगध के विस्तार में। बात करें तो विदेश नीति में बिंबिसार ने पहला काम ये किया कि अवंती के राजा प्रद्योत जब बीमार थे तो बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को उनकी सहायता के लिए भेजा और इस तरीके से उसने अवंती के साथ अच्छे संबंध बना लिए और अवंती और मगध के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो गए। अब आगे बात करें तो बिंबिसार ने विदेश नीति में वैवाहिक नीति अपनाई। वैवाहिक नीति के माध्यम से उसने कई राज्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। वैवाहिक नीति में उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। उसके बाद वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। और इस तरीके से बिंबिसार ने अपने विदेश नीति के माध्यम से कई राज्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए और मगध को मजबूती प्रदान कर दी। तो बिंबिसार ने युद्ध नीति से अंग को जीत लिया और विदेश नीति का प्रयोग करके उसने अवंती को अपना दोस्त बना लिया और वैवाहिक संबंध स्थापित करके वैवाहिक नीति को अपना के उसने कौशल, वैशाली और मद्र में अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। अब आगे बात करें तो अंततः जो बिंबिसार था उसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी और अजातशत्रु हर्यक वंश का अगला शासक बना। अब आगे बात करते हैं अजातशत्रु की, जिससे कुशी भी कहा जाता था। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना और प्रारंभ में अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को फॉलो करता था, किंतु बाद में वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और अजातशत्रु अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त कर लिया। यहाँ से कई सवाल बनते हैं कि वैशाली पर विजय किसने प्राप्त की? अजातशत्रु ने प्राप्त की। अंग को किसने मगध में मिलाया? तो बिंबिसार ने मिलाया। अवंती में अपने राजवेद जीवक को किसने भेजा? तो बिंबिसार ने भेजा। और यही राजवेद जीवक को बिंबिसार ने भेजा था महात्मा बुद्ध के पास उनकी सहायता के लिए, उनके इलाज के लिए। अब आगे बात करें तो 461 ईसा पूर्व में 461 बीसी में पुत्र उदायन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने ही कर दी। और अजातशत्रु के ही शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी और वो घटना थी कि इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई राजगृह में और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। अब आगे हम हर्यक वंश के तीसरे शासक उदायन की बात करते हैं।
उदयन की बात करें तो 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। तो जो उदयन होता है वह अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करता है और उसके बाद वह 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है, मगध का शासक बनता है। उदयन मगध की गद्दी पर बैठने के बाद कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें से पहला कार्य वह करता है वह पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। कई बार यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो हर्यक वंश के तीसरे शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उदयन पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाता है, मगध की राजधानी बनाता है। आगे बात करें तो उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का फॉलोवर था। बाकी जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का फॉलोवर था और अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म का फॉलोवर था, लेकिन जो उदयन था वह जैन धर्म का अनुयायी था। और आगे बात करें तो हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश के बाद अब आगे मगध पे शिशुनाग वंश का शासन चलता है। शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाला शिशुनाग था। अब शिशुनाग कौन था? तो जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, उसका मंत्री, उसका अमात्य था शिशुनाग। और शिशुनाग नागदशक की हत्या कर देता है और नए वंश की स्थापना करता है जो शिशुनाग वंश कहलाता है। शिशुनाग की बात करें तो इसने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। शिशुनाग ने सबसे पहला काम यह किया कि इसने वैशाली को अपना राजधानी बनाया, इसने मगध की राजधानी वैशाली को बनाया। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि शिशुनाग अवंती को जीतकर मगध में मिला लेता है। आगे बात करें तो शिशुनाग वंश का जो अगला शासक है वह है कालाशोक। और कालाशोक ने भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। उसने इंपॉर्टेंट काम ये किया कि उसने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया। कालाशोक फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया। अब बात करें तो पाटलिपुत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, पाटलिपुत्र बार बार राजधानी क्यों बन रहा है? तो पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उस समय पाटलिपुत्र सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता था, सबसे सेफ स्थान माना जाता था। इसलिए सेफ माना जाता था क्योंकि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था और यहाँ पे कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, जिसके वजह से यह भौगोलिक रूप से सुरक्षित हो जाता था। इसलिए पाटलिपुत्र एक सुरक्षित स्थान होने के कारण ही पाटलिपुत्र को बार बार राजधानी बनाया जा रहा था। और आगे बात करें तो सबसे पहले मगध की राजधानी राजगृह बनता है। राजगृह के बाद उदयन पाटलिपुत्र राजधानी बनाता है मगध की। और फिर जब शिशुनाग आते हैं तो पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी बना देता है। उसके बाद फिर पुनः कालाशोक वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी बना देता है मगध की। तो कालाशोक के समय एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ। तो कालाशोक के समय ही दूसरी बौद्ध संगति होती है वैशाली में, जिसके अध्यक्ष होते हैं शबाकामी। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक होते हैं वो होते हैं नंदीवर्धन। अब आगे बात करें तो शिशुनाग वंश के बाद मगध में अगला शासन नंद वंश का होता है और नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद करते हैं। और महापद्म नंद को कई और अन्य नामों से भी जाना जाता है। महापद्म नंद को पाली ग्रंथ यानी बौद्ध साहित्य में, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी हुई थी, इसलिए इसे पाली ग्रंथ भी कहते हैं। तो पाली ग्रंथ में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है और पुराण में महापद्म नंद को इक्षत्र या फिर इकराट कहा जाता है। आगे बात करें नंद वंश की तो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वे थे घनानंद। और घनानंद के समकालीन सिकंदर थे। घनानंद का शासन जब मगध में होता है उसी समय भारत में सिकंदर का आक्रमण देखने को मिलता है जो ग्रीक से आता है। अब आगे बात करें तो यही घनानंद है जिसकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य करता है चाणक्य की सहायता से और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना करता है। और हमें मौर्य वंश में ही मगध का बहुत अधिक विस्तार देखने को मिलता है। मगध साम्राज्य का विस्तार मौर्य काल में बहुत बड़े क्षेत्र में हो जाता है। और इस तरीके से हम लोगों ने मगध के उत्कर्ष को पढ़ा। मगध के उत्कर्ष में हम लोगों ने 5 वंशजों को जाना, जिसमें से सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक थे
वे बृहद्रथ थे और इनके वंश के नाम के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद हर्यक वंश आए, उसके बाद शिशुनाग वंश आए, उसके बाद नंद वंश आए, उसके बाद मौर्य वंश आए, जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में सिकंदर के बारे में जानेंगे, जो घनानंद के समकालीन होते हैं। घनानंद के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण होता है भारत में, और वह किस तरीके से भारत में आक्रमण करता है और उसके द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।